नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है प्रीमियर लीग। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 28 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के लिए ही ये ऑफर है। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी प्रमुख परीक्षाएं, इनका जो मॉक टेस्ट है वो मिलता है और मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 70,000 है और भर्तियां जो कवर की गई हैं वो 700 से ज़्यादा हैं। इसका जो ईयरली पास होता है 499 वाला, उसकी कीमत कर दी गई है मात्र ₹175। ₹175 में आप सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से इन लोगों का एक स्पेशल पास होता है पास प्रो के नाम से, जिसकी कीमत ₹699 हुआ करती है। इसकी भी कीमत कर दी गई है 263। ये अब तक की सबसे कम कीमतें हैं। और यहाँ पर भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कूपन कोड लगा देंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो आप लोगों को इसमें भी 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। हालांकि इसके बारे में मैंने सभी चीज़ें आपको कल ही बता दी थी कि आज क्या होना है, मीटिंग में कौन आया है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। मैंने कहा था आप लोगों से कि कल जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो नहीं आए हैं और विशेष सचिव आए हैं। ये उनके बारे में लिखा भी है, ये गिरिजेश त्यागी जी, और केवल 4 सदस्य आए थे। बहुत सारी जो बातें हैं प्रारूप इत्यादि को लेकर के, किस तरीके से आयोग काम करेगा, कौन-कौन से संसाधन ज़रूरी हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। भर्तियों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात की जा रही है। ये कल बैठक नहीं हुई थी, उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी जी, मैंने बताया था आप लोगों को, ने बैठक करके आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य KC वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों और इनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई कि कौन कौन सी भर्तियां निकाली गई हैं और कितने आवेदन आए हैं। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से ही 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनकी संख्या 13 लाख थी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी निर्णय नहीं हो सका। ये नीतिगत फैसले हैं, इसके लिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से आयोग में बैठेंगे। अब बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि के सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान एक सप्ताह में शिफ्ट हो जाएगा। आयोग में लगभग 100 कर्मचारी रहेंगे, अफसर रहेंगे और अन्य मुद्दे यहाँ पर लिखा है वेतन, बिल, भुगतान, इस पर चर्चा हुई। और अगर मैं आप लोगों को सही जानकारी दूं तो इसी पर चर्चा हुई है और किसी चीज़ पर कोई खास चर्चा नहीं हुई है। और यहाँ पर भले ही लिखा गया है या इन लोगों ने लिखवाया है, जैसी भी बात है, लेकिन कल जो चीज़ें हुई कि आयोग में कौन कौन से संसाधन चाहिए, कि कहाँ से बिल पास होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या भुगतान करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के ही कल विशेष चर्चा हुई है। और वहीं पर विद्यार्थियों ने अब आयोग में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अपना काम विद्यार्थियों ने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि बगल में आयोग दूसरे जिलों में अभ्यर्थियों के भेजे सेंटर। प्रतियोगियों ने पेपर आउट होने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अंतर जनपदीय स्तर पर भर्ती परीक्षाएं कराने की मांग की है। शीतला प्रसाद आदि का कहना है कि बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उनका कहना है कि पेपर आउट होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। ऐसे में अपील है कि आयोग अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिलों में भेजे। इससे नकल माफिया का नेटवर्क तोड़ा जा सकेगा। और उनका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से ही 4163 पदों के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की इस संख्या को देखते हुए अंतर जनपदीय परीक्षा कराना उचित होगा। उन्होंने आयोग की अनुमति लेकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की है। और इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी मांग की गई है कि परीक्षा से 60 दिन पहले परीक्षा की तारीख घोषित की जाए, ताकि प्रतियोगी अपनी तैयारी सही दिशा में और सही तरीके से कर सकें। ऐसा ना हो कि अचानक से परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाए। और यानी कि एग्जाम कैलेंडर की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पहले से ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। नए आयोग में अभी काफी समय लगेगा। और हालांकि बस अच्छी बात यह है कि कम से कम सदस्य आ गए हैं, कार्यवाहक चेयरमैन आ गए हैं और काम काज शुरू तो हो गया है, जो काम पूरी तरीके से ठप था।
और यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है नए आयोग को लेकर के कुछ और भी सूचनाएं हैं। जैसे अधिकारियों ने बताया कि आयोग में 1 सचिव, 4 उप सचिव, 1 परीक्षा नियंत्रक, 1 वित्त नियंत्रक सहित अधिकारियों के कुछ और पद सृजित थे, लेकिन अभी तक इन पदों पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा अभी तक दोनों भर्ती संस्थानों के विलय का कोई आदेश नहीं आया है, अभी तक विलय नहीं हुआ है, जिस कारण सभी अधिकारी व कर्मचारी पूर्व की तरह अपने अपने पुराने भवन में कार्य कर रहे हैं। उच्चतर के जो कर्मचारी हैं वो उच्चतर आयोग जहां पर बना था वहां पर काम कर रहे हैं, चयन बोर्ड के यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी मोटी समस्या भी बताई, जिसे विशेष सचिव ने नोट कर लिया है। कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति का विषय शासन के संज्ञान में है और इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा। इधर माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के अधिकारियों की तैनाती कर सामान्य कामकाज शुरू करा जा सकता है। भर्तियों के संबंध में निर्णय आयोग के अध्यक्ष व सदस्य लेंगे, लेकिन यह कार्य चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद में हो सकेगा। यही कार्य अगर सरकार थोड़ा सा और पहले कर लेती तो आज भर्ती प्रक्रिया अच्छी तरीके से आगे बढ़ गई होती। यानी कि अगर जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वित्त नियंत्रक हैं, डिप्टी सचिव हैं, अगर ये भी आ गए होते चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले, तो इसमें ज्यादा देरी नहीं लगती। अगली सूचना बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की है। लिखा पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर तय होंगी, फिर से जो लास्ट डेट है वो बढ़ेगी। परीक्षा की जो तारीखों का ऐलान किया गया था, परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव में कोई परीक्षा नहीं होगी। लिखा है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ने जा रही है। तो जो विद्यार्थी बीएड अभी भी करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा करवा रहा है। और नीचे लिखा है इसका फैसला नई तिथियों का निर्धारण 29 मार्च को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुल सचिव के निर्देशन में होने वाली बैठक में होगी। आज बैठक है इसके लिए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2023-24 में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई थी। शासन ने शिक्षा सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी फिर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को सौंपी है। इसके तहत विश्वविद्यालय ने 10 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है। तो कुछ विश्वविद्यालयों के परिणाम जारी नहीं हुए थे, जिसको लेकर के दोबारा जो डेट है वो बढ़ाई गई, तीसरी बार डेट बढ़ने वाली है। आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी सो रहे होंगे और वीडियो केवल देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें। जितने भी विद्यार्थी सारे के सारे वीडियो लाइक कर दिया करें। और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो यहाँ पर परीक्षा की तारीखों के बारे में भी लिखा है कि प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 15 जिलों में 20 से 24 अप्रैल तक कराई जाएगी। अब लोकसभा चुनाव की वजह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 20 से 24 अप्रैल तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा संभव नहीं है और ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सभी तारीखों में बदलाव करेगा। तो बाद में देखते हैं मीटिंग में क्या होता है, कब परीक्षा होंगी। पेपर लीक को लेकर के बीपीएससी भी फंस गया है। लिखा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बीपीएससी से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से हुई पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के बाद में बीपीएससी से उत्तर मांगे हैं। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर के प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल है। पहले से ही विवादित रही है प्रेस। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि ये जो प्रेस एजेंसी है ये बहुत ज्यादा विवादित है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का पेपर भी छपा था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर लिखा है कि आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक, विक्की आज से पूछताछ की। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली है। कुछ आरोपितों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर के भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार इसका चयन क्यों किया गया और इसके बारे में किसको किसको जानकारी थी कि यहाँ पर पेपर छप रहा है। और वैसे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से जांच हुई थी, सवाल पूछे गए थे। यहाँ की तो परीक्षा नियंत्रक भी गिरफ्तार हुई थी, लेकिन बाद में सब मैनेज हो जाता है। अब यूजीसी नेट से पीएचडी में दाखिले की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए अब अलग अलग विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि उन्हें अब यूजीसी नेट के जरिए पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। और यूजीसी ने शोध से जुड़ी गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के पहल के तहत यूजीसी नेट के जरिए पीएचडी में दाखिला देने का फैसला किया है। साथ ही इसे लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो 2024-25 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रभावी होगा। यूजीसी नेट की जून में होने वाली परीक्षा से इसकी अब शुरुआत भी होगी। यूपी मेट्रो से वैकेंसी आई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर इत्यादि के 439 पदों पर यह भर्ती है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। इसकी वेबसाइट है यूपी मेट्रो रेल, ये देखिए लिखा हुआ है upmetrorail.com। यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग अपनी योग्यता वगैरह और देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी इसी वेबसाइट से आप लोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद तो अलग अलग योग्यताएं भी हैं। अग्निवीर के बारे में लिखा है, अग्निवीर योजना में कमी हुई तो सुधार करेंगे, ये सब चुनावों की वजह से कहा जा रहा है।
और चूंकि बहुत बड़ा वर्ग नाराज है ये अग्निवीर योजना से। और लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में सुधार के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक कार्यक्रम में अग्निवीर योजना की आलोचना से जुड़े सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। आमतौर पर हमारे जवानों की उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष होती है, लेकिन 18 से 20 साल के जवानों को अग्निवीर के में शामिल होने से जोखिम लेने की भावना कुछ और बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। वरिष्ठ आदमी अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहे हैं। सरकार आश्वस्त करना चाहती है किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। अग्निवीर योजना संविदा योजना है एक तरीके से, और बहुत सारे जो छात्र हैं अग्निवीर हैं, एक निश्चित समय के बाद में रिटायर हो जाएंगे और उनके भविष्य को लेकर के संकट आ जाएगा। कोटा को लेकर के बहुत सारी जानकारियां, कल भी इसी तरीके की जानकारी आई थी, आज फिर से आ गई है। कोटा में अमेठी की छात्रा ने फांसी लगा ली है। उसको लेकर के सौम्या कुर्मी ने अपने पीजी कमरे में फांसी लगाकर जान दी है। इस 7 जनवरी से शहर में किसी कोचिंग विद्यार्थी की 7वीं आत्महत्या है। एक दिन पहले यूपी का ही नीट अभ्यर्थी मोहम्मद उरूज, कल की बात है जो मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद उरूज 20 विज्ञान नगर में अपने पीजी आवास में मृत पाया गया था। डीएसपी रजिस्ट्रियर ने बताया कि सौम्या ने बुधवार देर रात पंखे को लटक करके आत्महत्या कर ली है। जब सौम्या ने दरवाजा नहीं खोला तो दोस्तों ने उसे तोड़ दिया। तो इन विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये भी बताएं सभी पेरेंट्स जो भी लोग हैं कि एक ही चीज सब कुछ नहीं होती है, और इतना ज्यादा डेडिकेटेड किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो। और अगर कोई भी चीज है आपसे नहीं हो पा रही है तो उसके बारे में आप लोग अपने पेरेंट्स से, अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से, अपने गुरुजन से बता दें कि ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, मैं कुछ और करता हूँ। कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं, जैसे केजरीवाल की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, और दो सूचना है इसको लेकर के। एक तो इनकी हिरासत बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल तक। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो याचिका डाली गई थी वो याचिका खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। और ये जेल में रहने के दौरान भी या हिरासत में रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और एक खास बात यह है कि केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी की थी, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने अदालत में खुद रखी अपनी दलीलें, कहा गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण भी नहीं बताए हैं। दोनों के पक्ष हैं इसमें। समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। 100 करोड़ के घोटाले में कहीं भी रुपया नहीं मिला है, ना कोई मनी ट्रेल सामने आया है। असली घोटाला ईडी द्वारा जांच शुरू करने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद उन्हें फंसाना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अरबिंदो फार्मा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में अप्रूवर बने, जो सरकारी गवाह बताया जा रहा है, अप्रूवर बने शरद चंद्र रेड्डी ने भाजपा को 55 करोड़ रुपए दिए हैं गिरफ्तारी के बाद। जब शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 50 करोड़ गिरफ्तारी के बाद दिए हैं। तो इधर और उधर ईडी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इनकम टैक्स वगैरह, आईटीआर वगैरह नहीं दे रहे हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार की मौत, दिल का दौरा पड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। लिखा है करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी 63 वर्षीय की बृहस्पतिवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसे मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ 9 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी रही। रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो काउंसलिंग होगी उसमें बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लिखा है जेईई की तर्ज पर सीयूईटी काउंसलिंग की तैयारी है। यूजीसी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तर्ज पर सीयूईटी स्कोर के आधार पर स्नातक प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने पर विचार कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ एक समिति बनाई है, और इसमें 5 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया गया है। तो अभी स्पष्टता नहीं है कि कब से लागू होगा। और ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करने। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।